किरण क्लास 8 में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि गाउस का अनुप्रयोग, जो गाउस के नियम थे उसके अनुप्रयोग, तो हमने दो अनुप्रयोगों की पहले बात कर ली है। आज हम तीसरे अनुप्रयोग की बात करेंगे और हमारा जो तीसरा अनुप्रयोग होगा वह होगा कि अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा व परिमाण ज्ञात करना, ये तीसरा अनुप्रयोग होगा। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही रहेगा। अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने इसमें बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि बोल देगा या तो गाउस का नियम बता दे, इसके अनुप्रयोग का नाम दे देगा। तो आपको बोल दे कि गाउस का नियम किसे कहते हैं, वह अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सिंपली ऐसा भी हो सकता है या आपको डायरेक्टली दे दे कि गाउस का नियम का प्रयोग करते हुए अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। दो चीज होंगी इसमें, या तो दिशा या परिमाण या दोनों। तो हम दोनों की बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट होगा हमारा कि दिशा। इंपॉर्टेंट बात है कि दिशा क्या होगी। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी वो अनंत रेखीय आवेश वितरण के लिए, जो अनंत रेखीय आवेश होगा उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा होगी वो क्या होगी। तो मैंने हमेशा पहले भी बताया कि पृष्ठ की हमेशा क्या होती है, लंबवत ही होती है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहले इसने बोला अनंत रेखीय, ये हो गई अनंत रेखा। और अनंत रेखा कहां से कहां तक होती है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो ये लोग माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट कर दिया और प्लस के इंफिनिटी तक ये चले गई, अर्थात ये तो क्या हो गया, अनंत रेखा हो गई। अब अनंत रेखा ही हुई, अभी आवेश इस पे विद्यमान हम करवाते हैं तो ये इसके ऊपर आवेश मैंने क्या कर दिया, विद्यमान करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनंत रेखीय आवेश वितरण। अनंत रेखीय आवेश वितरण। फिर बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं बात कर रहा हूं दिशा की पहले। तो मान लेता हूं कि यहाँ बीचों बीच यहाँ पे कोई बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और मुझे इस P बिंदु पे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि O बिंदु के ऊपर व नीचे दो छोटे छोटे अल्पांशों का चयन करूंगा। तो मैं मान लेता हूं कि पहला अल्पांश होगा dq। अब अल्पांश dq है, टोटल की लंबाई l है, तो इस अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी, dl। इसी प्रकार नीचे करूंगा dq, लंबाई कितनी हो जाएगी, dl। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा, रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। तो मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के, तो उसमें पहला था रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को ही आप बोल सकते हो रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात लैम्डा बराबर q अपॉन l। हमने बात की थी पिछली क्लास में, लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। वो अल्पांश की बात कर रहा था, अब यहाँ टोटल की बात कर रहा हूं। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, q अपॉन l। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, लैम्डा बराबर q अपॉन l। इस बात को आप याद रखना, ये काम में आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। अब देखते हैं आगे कि ये हो गया बिंदु P पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो मैं क्या करता हूं, इस बिंदु को P से मिला देता हूं, ये लो, और इस बिंदु को भी मैं क्या करता हूं, P से मिला दिया। अब मैं बिंदु P पर, ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, मान लेता हूं dE1, नीचे की तरफ हो गई, ये इसके कारण हो जाएगी dE2। ठीक है, और इसके कारण ये मान लेता हूं। अब देखिए ये कोण अगर अल्फा है, ये कोण अल्फा है और ये कोण अल्फा है,
तो ये कोण भी क्या रहेगा अल्फा, तो ये भी क्या रहेगा अल्फा, एकांतर कोण हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए अल्फा। और मैंने क्या बताया था कि हमेशा अल्फा या अर्थात कोण के साथ क्या आता है कोस ही आता है, तो इसके साथ ये दोनों की दिशा एक ही हो गई, तो डी ई2 कोस अल्फा, और इसके लिए भी क्या आएगा डी ई1 कोस अल्फा, ठीक है। परंतु थीटा के अलावा क्या आएगी साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा डी ई2 साइन अल्फा और डी ई1 साइन अल्फा। ये पहले भी हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, दोनों वैसे सेम से ही है। परंतु अब देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे आप कि यहाँ पे जो दोनों के बिंदु पी कर जो डी क्यू ऊपर वाला और डी क्यू नीचे वाला, इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो दोनों परिमाण क्या होंगे समान होंगे, अर्थात डी ई1 बराबर कितना होगा डी ई2। परंतु जो ऊर्ध्वाधर घटक है इन दोनों की दिशाएं क्या होंगी विपरीत होंगी, परंतु परिमाण तो क्या है समान है, तो ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा नष्ट कर देगा, अर्थात DE2 sin अल्फा से DE1 sin अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और DE2 cos अल्फा से DE1 cos अल्फा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो इससे दिशा का पता क्या चला कि रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इसके क्या होगी लंबवत होगी, रेखीय आवेश वितरण की क्या होगी लंबवत होगी, अर्थात दिशा ये हो गई, तो ये इसके लंबवत होगी अर्थात 90 डिग्री के एंगल पे हो गई। तो स्पष्ट हो गई ये बात, आप ये थ्योरी पूरी लिखोगे तो आपकी दिशा कंप्लीट हो जाएगी। और याद रखो ये रेखा की हमेशा क्या होती है लंबवत, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं परिमाण की कि परिमाण क्या होगा, तो देखिए परिमाण आपकी दिशा कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं परिमाण, कि परिमाण क्या होगा। अब देखिए परिमाण के लिए वही अनंत रेखीय आवेश, तो मैं बात कर लेता हूं पहले अनंत रेखीय आवेश, ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत और इनके ऊपर ये आवेश, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कौन से नियम से गाउस के नियम से, और मैंने गाउस के नियम से पहले भी बताया था कि गाउस का नियम कहाँ पे लागू होता है ओनली बंद पृष्ठ के ऊपर ही लागू होगा। तो बंद पृष्ठ पे लागू होने के लिए यहाँ पे मैं एक बेलन का निर्माण कर देता हूं, ये लो ये मैंने क्या कर दिया बेलन का निर्माण कर दिया। ये बीचों बीच का बिंदु O था, यहाँ पे मैं स्मॉल r बिंदु में बिंदु P होगा और बेलन की त्रिज्या भी कितनी रहेगी स्मॉल r ही रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पृष्ठ है हमारे पास तीन पृष्ठ हो गए, पहला पृष्ठ ये रहा S1, दूसरा पृष्ठ ये रहा S2 और तीसरा पृष्ठ ये रहा S3। इधर दे देता हूँ इनको, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहला पृष्ठ S1 S2 S3 तीन पृष्ठ हो गए, तो तीनों पृष्ठों के कारण इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, वो पृष्ठ के इसके रेखीय आवेश वितरण की क्या आते हैं हमेशा लंबवत थी, तो इसकी दिशा क्या रहेगी पहले इस पृष्ठ की बात कर लेता हूं। तो इस पृष्ठ के लिए जो इसकी तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी ये होगी। अगर तीव्रता की दिशा ई है तो ds भी क्या रहेगी यही रहेगी इसके लिए, तो अर्थात इन दोनों के मध्य थीटा का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। परंतु यहाँ पे देखिए सेकंड ये था यहाँ पे E की दिशा तो ये लंबवत होगी इसके, ये लो, परंतु जो ds है वो तो ऊपर की तरफ हो गया, तो ये लो, अर्थात इनके मध्य कितनी डिग्री का एंगल हो गया 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली इसी प्रकार इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। अब बात करता हूं मैं गाउस नियम से, गाउस नियम से, तो गाउस का नियम क्या था फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू का मान क्या होगा मैंने अभी बताया रेखीय आवेश घनत्व,
तो यहाँ पे जो समेशन क्यू का मान होगा वो कितना होगा, क्यू बराबर लिख देता हूँ, कितना होगा, मैंने अभी बताया था कि लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल, यही होता है कि आवेश घनत्व। तो यहाँ पे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्बडा एल, तो यहाँ लिख सकता हूँ लैम्बडा एल, कितना होगा, लैम्बडा एल, ठीक है। अब इस मान को यहाँ ऐड कर देता हूँ तो मान आएगा फाई ई बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर ये कौन सा हो गया हमारा, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में बोलता हूँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट ds, ठीक है। अब यहाँ पे जो ds है वो 3 है हमारे पास, फर्स्ट है तो कितने हैं, 3 है, S1 है, S2 है, S3 है, तो हमें तीनों के लिए लेके चलना पड़ेगा। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन S1 के लिए कर देता हूं पहले, दूसरा हो जाएगा S2 के लिए, और तीसरा S3 के लिए हो जाएगा, हो गया तीनों के लिए, S1 के लिए हो गया, S2 के लिए हो गया, S3 के लिए, 3 पृष्ठ हो गए हमारे पास, S1 S2 S3 तीनों के लिए मैंने कर दिया। अब एंगल की बात करें, सभी को पता है डॉट के साथ तो क्या आएगा, cos ही आएगा, परंतु cos भी कितना, S1 के साथ कितना है 90 डिग्री, S2 के साथ कितना है 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, और S3 के साथ कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल की बात करते हैं तो फाई ई बराबर समाकलन S1 E ds cos कितना है S1 के लिए 90 डिग्री, तो ये लो मैंने कितनी डिग्री कर दिया 90 डिग्री, प्लस समाकलन S2 के लिए कितना है E ds cos 0 डिग्री, और थर्ड के लिए कितना है S3 E ds cos 90 डिग्री, ठीक है। अब सभी को पता है cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 हो गया, तो ये पार्ट भी क्या हो गया 0, ये पार्ट भी क्या हो गया 0, और cos 1 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1। तो फाई ई बराबर जो मान आया वो क्या आया, S2 पृष्ठ की बात होगी ओनली E ds, और इसमें E कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या आएगा S2 ds। अब इसका मान क्या होगा, पृष्ठ का पृष्ठीय समान हो गया, इसका मान क्या होगा, पहले हमने गोलाकार की बात की थी, तो गोले के लिए तो क्या आ रहा था 4πr², यहाँ पे क्या है बेलन है, बेलन के लिए क्या आएगा 2πrl, कितना आएगा 2πrl, 2πrl। तो फाई ई बराबर कितना हो गया e इंटू 2πrl, इसको कैपिटल एल दे देना, कैपिटल एल रख लेते हैं ऐसे कैसे, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी कैपिटल एल, ठीक है। ये हो गया अपना, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, तो मैं समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करवाने पर, तुलना कराने पर देखिए, अब तुलना कराने पे क्या होगा कि समीकरण 1 कौन सा है, ये रहा, 2 ये रहा, जब इनकी तुलना कराऊंगा तो फाई से फाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान क्या आएगा e इंटू 2πrl बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो तो काट दो, नहीं है तो नहीं है। हमें किसका मान चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो E का मान चाहिए, तो E का मान कितना हो जाएगा लैम्बडा एल 2πrl एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी इसकी ग्राफ की बात भी कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये L और ये L दोनों सेम ही होंगे, वो कैसे, यहाँ पे ये L ये था और ये भी एक रेखा के लिए ही था, तो ये L और ये L दोनों क्या है सेम है,
तो समान होने के कारण ये दोनों एल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई बराबर क्या आया, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ की बात मैं यहां कर देता हूं। ग्राफ क्या होगी, जो ग्राफ होगी वो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में ई समानुपाती होगा लैम्बडा के और दूसरी हो जाएगी ई व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के। दोनों के लिए जो ग्राफ हो जाएगी, पहले ई और लैम्बडा की बात करें तो जब ई का मान बढ़ेगा लैम्बडा का मान बढ़ेगा। अगर ई1 का मान 1 है तो लैम्बडा का 1, ई2 का 2 है तो लैम्बडा का 2, अर्थात इनके लिए जो ग्राफ आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर इनकी बात करें ई और आर की, अगर ई का मान बढ़ेगा तो आर का कम होगा, आर का बढ़ेगा तो ई का कम होगा और एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये इन दोनों के लिए ग्राफ ये होगी। ये आपका तीसरा अनुप्रयोग कंप्लीट होता है। अगले क्लास में बात करेंगे फोर्थ अनुप्रयोग की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।